हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 22। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना। प्रीत जैसे ही सामने वाले इंसान को देखती है उसके मुंह से एकाएक निकलता है अर्जुन। अर्जुन प्रीत को ठीक से खड़ा करके जाने लगता है। प्रीत हड़बड़ाहट में उसके पीछे जाते हुए कहती है, प्लीज अर्जुन मेरी बात सुनिए। कहते हुए वह अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही अर्जुन प्रीत को गुस्से में देखने लगता है। ये देखकर प्रीत जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है और एक कदम पीछे होकर कहती है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन लगातार प्रीत की आंखों में देखने लगता है, जैसे वह प्रीत की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ पल दोनों की ही नजरें आपस में ठहर सी जाती हैं। अर्जुन प्रीत की आंखों में गहराई से देखने लगता है। वहीं प्रीत अपनी आंखों से ही अपनी मोहब्बत की गहराइयां दे रही थी। अर्जुन के कदम प्रीत की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी एक आवाज उसके कदम हवा में ही रोक जाते हैं। अर्जुन अर्जुन और प्रीत दोनों आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां अरुणी देवी गुस्से से अर्जुन को ही घूरकर खड़ी हुई थी। अर्जुन अपना कदम पीछे कर लेता है। अरुणी देवी अर्जुन की तरफ आती है और प्रीत की नफरत की नजरों से देखते हुए अर्जुन का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाने लगती है। अर्जुन मुड़कर प्रीत को देखने लगता है। प्रीत उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन को देखती है। कुछ पल में अर्जुन प्रीत से नजरें हटाकर जाने लगता है। अरुणी देवी कार में बैठ जाती है। अर्जुन भी उसके साथ ही बैठ जाता है। अर्जुन के बैठते ही अरुणी देवी कहती है, हमने आपको मना किया था ना, आप उस लड़की से नहीं मिलेंगे। तो फिर अर्जुन सफाई देते हुए कहता है, दादी मैं जानबूझकर नहीं मिला, वो तो अचानक मुझसे टकरा गई। तो कहते हुए अर्जुन अरुणी देवी को देखता लगता है। अरुणी देवी अर्जुन की गालों पर हाथ रखकर प्यार से समझाते हुए कहती है, देखिए अर्जुन, हमने इस राठौड़ खानदान की वजह से बहुत कुछ खोया है। अब हमारे अंदर किसी को खोने की क्षमता नहीं है। हम आपको बिल्कुल खो नहीं सकते। प्लीज आप उस लड़की से दूर रहिए। अर्जुन बस अरुणी देवी को देखता रहता है। अर्जुन को कुछ भी बोलता ना देख अरुणी देवी के अंदर एक डर सा बैठ जाता है। वह फिर एक बार कहती है, वो लड़की बस आपकी मोहब्बत का दिखावा कर रही है, कोई मोहब्बत नहीं करती वो आपसे। मोहब्बत के रास्ते वो बस आपको हमसे छीनना चाहती है। अरुणी देवी के डर को भांपते हुए अर्जुन अरुणी देवी के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, दादी मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ कि किसी के जाल में फंस जाऊँ। और रही बात उस लड़की की, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाऊंगा जिसे आप मेरे लिए चुनोगे। ये सुनते ही अर्जुन अरुणी देवी के होठों पर सुकून से भरी मुस्कान आ जाती है। आदित्य की कार मसूरी से एक कब्रिस्तान के सामने रुकती है। कार रुकते ही आदित्य जल्दी से बाहर आता है और कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद उसे थोड़ी दूरी पर काव्या और ध्रुव दिखते हैं। थोड़े पास जाकर आदित्य देखता है तो काव्या ध्रुव से लिपटे हुए ही थी। ध्रुव का हाथ काव्या की पीठ पर था और दूसरे हाथ से वह काव्या के बालों को सहला रहा था। दोनों कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। आदित्य जल्दी से जाकर काव्या को पकड़ने वाला होता है कि ध्रुव उसके हाथों को पकड़ लेता है। आदित्य के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ध्रुव और काव्या की लिपटे लिपटे देख उसे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ध्रुव ने आदित्य के गुस्से को भांप लिया था। ध्रुव आदित्य को इशारों में कुछ कहता है तो आदित्य अपने हाथ को झटक कर ध्रुव के हाथों को छुड़ा देता है। आदित्य ध्रुव के पीछे जाकर देखता है जहाँ काव्या ध्रुव से लिपट कर सो रही थी। आंखों से बहते आंसू गालों पर सूख चुके थे। ध्रुव आदित्य को काव्या को लेने का इशारा करता है तो आदित्य काव्या को ध्रुव से हटकर खुद की बाहों में भर लेता है। काव्या कसमकसाते हुए आदित्य को टाइटली पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को एक गोद से दूसरी गोद में ले जाया जा रहा हो। काव्या को बाहों में लेते ही आदित्य का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वह काव्या को लेकर कार की तरफ बढ़ जाता है। ध्रुव भी उसके पीछे जाता है। कुछ पल में आदित्य होटल रूम में काव्या को ले जाकर बेड पर सुला देता है। बेडरूम से निकलकर वह सीधा बाहर जाता है। लिविंग रूम में ध्रुव सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी आदित्य आकर ध्रुव का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की। ध्रुव एक नजर आदित्य को देखता है और फिर झटके से अपने कॉलर को छुड़ाकर उसे धक्का देकर कहता है, व्हाट ए नॉनसेंस। आदित्य भूलो मत, मेरी भी एक वाइफ है और रही तुम्हारी वाइफ की बात तो वो मेरी दोस्त है। आदित्य अब भी ध्रुव को गुस्से से देख रहा था। ध्रुव चिढ़ते हुए कहता है, अब मुझे घूरना बंद करो। अगर मुझे काव्या छीननी ही होती तो मैं तुझे मैसेज करके यहाँ नहीं बुलाता। आदित्य ध्रुव से नजरें फेर कर सोफे पर बैठ जाता। सोफे पर बैठकर फोन पर देखते हुए कहता, बताओ। ध्रुव आराम से बैठकर कहता है, शायद तुझे पता ना हो, कल रात ही वो दिन था जब काव्या ने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा था। काव्या कल 2 बजे से के करीब मेरे कमरे में आई थी। वह रोते हुए अपनी माँ और पापा से मिलने की जिद कर रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं काव्या को लेकर उस जगह पर ले गया जहाँ हमने उसके माँ पापा को दफनाया था। वो जब से आई थी वह रोए जा रही थी। फिर अचानक मेरे गले लगकर रोने लगी। रोते रोते वो सो गई तो मैंने तुझे मैसेज कर दिया। ध्रुव की बातों को सुनकर आदित्य को अब समझ में आया कि काव्या कल रात को इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। आदित्य अपनी जगह से उठकर सीधे बेडरूम में चला गया। वहीं ध्रुव उसके देखते हुए धीरे से कहता है, ओवर पॉजिटिव। आदित्य बेड पर लेटकर काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है। दोपहर की 2 बजे काव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें खुलते ही आदित्य उसके ऊपर आकर काव्या के दोनों हाथों को अपने हाथ में जकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे दर्द तकलीफ आंसू देखने का हक सिर्फ मेरा है। तुम ये हक किसी और को दो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती रहती है। आदित्य थोड़ा तेज आवाज में कहता है, मुझे छोड़कर तुमने किसी और को अपने दर्द और आंसू क्यों दिखाए। काव्या बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहती है, आप मुझे डांट रहे हैं। आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। काव्या अपने दोनों हाथों को देखती है जैसे आदित्य ने जकड़ा हुआ था। आदित्य अभी काव्या के ऊपर था और एकटक काव्या की आंखों में ही देख रहा था। अब काव्या भी चुपचाप आदित्य की आंखों में देखने लगती है। बहुत देर तक दोनों उसी पोजीशन में रहते हैं। आदित्य अचानक ही जुनूनियत से कहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, कोई और तुम्हें छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कहते ही आदित्य काव्या के ऊपर से हट जाता है और बेडरूम से बाहर निकल जाता है। काव्या बस आदित्य की जुनूनियत को देखती है रहती है। शाम के 7 बजे तीनों सिंगानिया विला पहुंचते हैं। कमरे में जाते ही आदित्य वॉशरूम
चला जाता है। फिर वॉशरूम से बाहर आकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। काव्या कब से आदित्य से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य उसे बस इग्नोर कर रहा था। काव्या भी फ्रेश होकर सीधा आदित्य की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लेती है, लेकिन आदित्य कोई रिएक्ट ना कर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। काव्या आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहती है, मैं कब से आपको सॉरी बोल रही हूँ, अब माफ़ भी कर दीजिए ना, हो गई गलती मुझसे, अगर अगली बार से मैं आपको ही बुलाऊंगी। काव्या ये बात बहुत बार बोल चुकी थी, लेकिन आदित्य के कान में जैसे जा ही नहीं रही थी। काव्या अपने दोनों कानों को पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। इस बार भी आदित्य काव्या की तरफ एक नज़र तक नहीं देखता। काव्या अब आदित्य के इग्नोर करने से इरिटेट होने लगती है। वह गुस्से से आदित्य के लैपटॉप को फेंक देती है। आदित्य लैपटॉप छोड़कर फ़ोन देखने लगता है। काव्या उसे भी लेकर फेंक देती है। फ़ोन भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लैपटॉप और फ़ोन ना होने से आदित्य सोफे से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद काव्या आदित्य को देखती है, फिर उसकी तरफ बढ़कर झटके से अपने होठों को उसके होठों पर रख देती है। वह आदित्य को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि आदित्य अपनी मुंह नहीं खोलता। काव्या चिढ़ते हुए आदित्य के होठों पर बाइट करने लगती है ताकि वह अपना मुंह खोले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। काव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। आदित्य के होठों को छोड़कर काव्या के अब हाथ आदित्य के शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। आदित्य को जब ये एहसास होता है तो वो झट से काव्या को हाथ पकड़ लेता है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य भी अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखता है, फिर उसे अपनी गोद में हटाकर खड़ा होता है। काव्या उठकर आदित्य के आगे खड़ी हो जाती है। अपना आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आदित्य काव्या को बिना देखे उसके साइड से निकलने लगता है तो काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, देखिए मैं रो दूंगी, मुझे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आदित्य फिर एक बार काव्या के हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या रोमनी सूरत बनाकर कहती है, कितने खड़ूस और जिद्दी पति मिले हैं। काव्या भी कमरे से बाहर निकलकर आदित्य के पीछे स्टडी रूम में जाने वाली होती है कि नीचे हॉल में उसे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। काव्या काव्या नीचे देखती है जहाँ अरुणी देवी उसे बुला रही थी। काव्या एक नज़र स्टडी रूम की तरफ देखती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर अरुणी देवी के पास जाती है। अरुणी देवी फिक्र भरी लहजे में कहती है, आप सुबह से कहाँ थी। काव्या जवाब देती है, दादी मैं बाहर गई थी। इतना बोलते हुए काव्या की नज़र वैशाली पर पड़ती है जो उसे ही देख रही थी। काव्या की नज़रों को समझकर अरुणी देवी वैशाली से मुलाकात करते हुए कहती है, काव्या ये वैशाली खन्ना है, सौरभ की माँ। काव्या उनके पास जाकर आशीर्वाद लेती है। वैशाली मुस्कुराते हुए काव्या को खड़ा करके कहती है, हमेशा खुश रहिए। काव्या भी मुस्कुरा देती है। प्रीत रात के 9 बजे वापस राठौड़ विला लौटती है। सभी हॉल में प्रीत का ही इंतजार कर रहे थे। प्रीत को देखते ही शंकर राठौड़ खड़े होकर कहते हैं, प्रीत हमने आपसे क्रिस से मिलने भेजा था, अर्जुन के पीछे जाने के लिए नहीं। प्रीत शंकर के थोड़ा सामने आकर कहती है, गई तो मैं उससे मिलने थी पापा, पर वो लड़का इंसान नहीं हैवान है। प्रीत का इतना बोलते ही उसकी गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। प्रीत अपने गाल पर हाथ रखकर आंखों में नमी और हैरानी के लिए सामने देखती है तो वहाँ शंकर बहुत गुस्से में खड़े थे। सभी अपनी जगह उठकर खड़े हो जाते हैं। शंकर प्रीत पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी गलती को छुपाने के लिए आप किसी और की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या हमने यही संस्कार आपको दिए हैं। प्रीत आंखों में आंसू लिए कहती है, पापा मैं सच कह रही हूँ। वो लड़का प्रीत ना ही कहती है कि शंकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद कीजिए। आप अर्जुन से के प्यार में पागल हो चुके हैं। हर बार अर्जुन की सिवा आपको कुछ भी नहीं दिखता। बहुत वक्त से हम आपके पागलपन को झेल रहे हैं। एक बात याद रखिए प्रीत, अर्जुन आपकी कभी नहीं हो सकते, इसीलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। 2 दिन बाद आपकी सगाई कैसे होगी तो उस पर ध्यान दीजिए। इतना बोलते ही शंकर जाने लगते हैं कि प्रीत रोते हुए कहती है, मैं किसी से सगाई नहीं करूंगी। शंकर के कदम वहीं रुक जाते हैं। कुछ पल शांत रहने के बाद वह कहते हैं, अगर आपने सगाई नहीं की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। प्रीत के साथ साथ सभी लोग चौंक जाते हैं। नीलिमा की तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शंकर अपने कदम बढ़ाकर कमरे की तरफ चले जाते हैं। काव्या सोफे पर बैठकर रो रही थी। उसकी आंसू कम और आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। आदित्य बेड पर बैठकर अपनी क्यूट सी वाइफ की नौटंकी को देख रहा था। काव्या ने अपना मुंह छुपा रखा था। वह कभी कभी सिर उठाकर आदित्य को देखती, फिर रोनी सूरत करके रोने लगती। उसे देखकर अचानक आदित्य की हंसी छूट जाती है। वह काव्या को देखकर खुलकर हंसने लगता है। हंसी की आवाज़ सुनते ही काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है। वह जैसे ही आदित्य को हंसते हुए देखती है उसमें ही खो जाती है। जिंदगी में शायद पहली बार आज आदित्य हंस रहा था। काव्या के आने से पहले उसे बस 2 ही एक्सप्रेशन देखे थे, ये तो शांत या फिर गुस्सा। लेकिन काव्या के आने के बाद आदित्य मुस्कुराने लगा था और आज खुलकर हंस भी रहा था। काव्या एकटक आदित्य के हंसते हुए चेहरे को देख रही थी। काव्या को ऐसा देखता पाकर आदित्य बिल्कुल शांत हो जाता है और काव्या के पास जाकर उसे खड़ा करके नाक पकड़कर कहता है, वाइफी यू आर वेरी नौटंकी। काव्या चिढ़ते हुए आदित्य से अपने नाक को छुड़ाकर कहती है, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हैं। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाते हुए कहता है, मैं भी अब कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी नौटंकी देख देख कर मैं थक चुका हूँ और अब मुझे नींद आ रही है। आदित्य की बात सुन काव्या मुँह सिकुड़ लेती है। आदित्य काव्या को बेड पर लेटाता है और खुद लेटकर उसे खुद के करीब कर लेता है। काव्या सिर ऊपर करके आदित्य को देखने हुए कहती है, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है जो इस वक्त बहुत ही सुकून से भरी हुई थी। कुछ पल तक वह काव्या को देखता है, फिर काव्या के माथे पर शिद्दत से चूमकर उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या इसे ब्रेक कर देना चाहिए। कहीं आप इसे बोर तो नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना। अगली सुबह सभी लोग हॉल पर बैठे हुए थे। वैशाली जी लंदन वापस जा रही थी, इस वजह से सभी लोग उसे सी ऑफ करने के लिए उपस्थित थे। वैसे सभी की
और नज़र घुमाते हुए कहती है, आज हम वापस जाने से पहले इस घर से कुछ मांगना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें निराशा नहीं करेंगे। सभी कन्फ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि वैशाली जी कहती है, हमें रुखसार अपनी घर की बहू के रूप में चाहिए। वैशाली जी की बात सुनकर रुखसार के साथ साथ हॉल में बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सौरभ ये सुनता है तो वह भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सच में ये सुन रहा है। शॉक्ड शॉक्ड में रहकर ही अरुणी देवी के मुंह से अचानक निकलता है, रुखसार ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो अरुणी देवी के इतना बोलते ही वैशाली कहती है, देखिए हम बिल्कुल आपकी तरह उन्हें बेटी बनाकर रखेंगे। हम सौरभ के लिए कब से लड़की ढूंढ रहे की कोशिश कर रहे थे, पर कोई हमें मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब हम यहाँ आए तो पहली नज़र में ही रुखसार हमें भाग गई। तो हमने फैसला कर लिया कि रुखसार ही सौरभ की दुल्हन बनेगी। अरुणी देवी बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन वह वैशाली का ये बताना चाहती थी कि रुखसार अब किसी और की नहीं हो सकती। विशाखा जो अब तक शॉक थी, होश में आते ही वैशाली को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती है कि वैशाली कहती है, हम आप सबसे तो बाद में बात करेंगे, हमें सबसे पहले रुखसार से बात करनी है। इतना कहते ही वह उठकर खड़ी हो जाती है। वैशाली कहने को होती है, लेकिन तभी अरुणी देवी उसे रोक लेती है और वैशाली को देखते हुए कहती है, ठीक है आप रुखसार से बात कर सकते हैं। रुखसार तो जैसे होश ही खो बैठी है। अरुणी देवी रुखसार को आवाज़ देती है, लेकिन रुखसार को तो आवाज़ सुनाई ही ना दे रही हो। काव्या जो उसके सामने खड़ी थी, वह रुखसार के कंधे पर हाथ रखकर पुकारती है तो रुखसार काव्या को देखती है। काव्या उसे देख कर कहती है, जाइए आंटी को कमरे में लेकर जाइए, उन्हें आपसे बात करनी है। रुखसार एक नज़र वैशाली को देखती है, फिर अरुणी देवी को। रुखसार को देख अरुणी देवी हाँ में सिर हिला देती है। रुखसार वैशाली को अपने कमरे में लेकर जाती है। वहीं हॉल में अरुणी देवी परेशान सा होकर कहती है, ये क्या हो रहा है? रुखसार किसी की बहू कैसे बन सकती है? फिर अचानक ही सौरभ को देखकर कहती है, सौरभ आप वैशाली को मना कर दीजिए, आपको तो पता है कि रुखसार किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, तो फिर वो कैसे अपनी पत्नी आपकी पत्नी बन सकती है? सौरभ चुप ही रहता है और कोई जवाब नहीं देता। इधर कमरे में रुखसार काफी ज्यादा घबराई हुई थी। घबराहट में उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो रहा था। वैशाली उसकी हालत देखकर उसे बेड पर बिठाती है और पानी का गिलास बढ़ा देती है। रुखसार पानी लेकर पीती है तो वैशाली उसके बगल में बैठ जाती है। रुखसार पानी पीकर टेबल पर रख देती है। उसके पानी रखते ही वैशाली कहती है, जब लड़की की शादी की बात होती है तो लड़की का नर्वस होना नॉर्मल बात है। ऐसे अचानक हमने कह दिया तो आपको हमारी बहू बनना है, तो हम भी समझ आता है कि आपके मन में कई सारी उलझन होंगी। रुखसार अभी परेशान होकर सिर झुकाए रहती है। वैशाली रुखसार के चिन को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसको देखकर कहती है, आप ऐसे परेशान मत होइए, आप खुलकर हमसे बात कर सकते हैं। हम भी बिल्कुल आपकी माँ जैसी हैं। हम यहाँ ज़्यादा आते तो नहीं हैं, पर हमने आपको बचपन से एक बार देखा था और इसके बाद अब जाकर देख रहे हैं। वैशाली अपने ही खुशियों में गुम होकर मुस्कुराते हुए कहती है, हमने सौरभ की शादी के लिए बहुत कुछ सोचा है। किस तरह का मंडप होगा, घर की सजावट, मेहमानों को बुलाना। हम तो सौरभ की शादी के बारे में सोचकर ही इतना खुशियाँ की आपको बता नहीं सकते। वैशाली खुशी से ये सब बोल ही रही थी कि रुखसार घबराहट सी कहती है, आंटी मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती। रुखसार की बात सुनते ही वैशाली के होठों पर जो मुस्कुराहट थी वह पल भर में गायब हो जाती है। उनके चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है। वह काफ़ी सीरियस होकर रुखसार को देखते हुए पूछती है, क्यों, क्या आपको सौरभ पसंद नहीं है? रुखसार की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। वह रोते ही कहती है, मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ। मैं आपके बेटे का क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ। मैं किसी के घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ। रुखसार को रोता देख वैशाली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रुखसार की बातों को ध्यान देते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? रुखसार खुद को संभालते हुए कहती है, क्योंकि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी कोख में किसी और का बच्चा पल रहा है। कहते हुए रुखसार की आंखों की रफ्तार बढ़ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वैशाली बस एकटक रुखसार को देखती रहती है। कुछ वक्त बाद वैशाली अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। रुखसार को भी एहसास हो जाता है कि वैशाली ने सच्चाई जानकर उसे ठुकरा दिया। रुखसार पहले से ये चाहती थी कि वह कभी भी सौरभ की जिंदगी में ना जाए। एक प्रेग्नेंट लड़की को घर की बहू बनाने पर जो लोगों के बीच कानाफूसी होती है, वह रुखसार अच्छी तरह से जानती थी। वह कभी भी लोगों के बीच सौरभ को या उसके परिवार का मजाक नहीं बनना चाहती थी। हर बार उसकी वजह से सौरभ के परिवार को लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़े, ये रुखसार कभी नहीं चाहती थी। वैशाली जो अपने कदम बढ़ाकर जा ही रही थी, वह कमरे के दरवाजे के अंदर से बंद कर लेती है और पलटकर रुखसार के पास चली जाती है। वैशाली रुखसार के सामने बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हमें पहले से ही पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। रुखसार जो रो रही थी वह आंसू से भरी आंखों से वैशाली को देखती है। वैशाली अपने हाथों से रुखसार की आंसू को पोंछती है और फिर कहती है, सौरभ ने जब से आपको देखा है उस पल से आज तक की सारी बातें उसने हमें बताई। वो हमसे कुछ नहीं छुपाता। खुशी, दर्द, तकलीफ, आंसू, सब कुछ वो हमें दिखाते हैं। आपको पता है सौरभ बचपन से ही कहते थे कि आपको ही वो अपनी दुल्हन बनाएंगे। उस वक्त हमें उनकी बात बहुत बचकानी लगती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ हमें पता चला कि सौरभ ने जो कहा था वह कोई बचपना नहीं था, बल्कि उसके दिल की बात थी जो वह बचपन से ही आपके लिए महसूस करते थे। रुखसार वैशाली की बातों को अंदर से फील करने लगती है। वह जानती तो पहले से ही थी कि सौरभ उसे प्यार करता है, लेकिन आज वैशाली की मुँह से सुनकर उसे अलग ही एहसास हो रहा था। वैशाली कुछ पल के लिए रुकती है, फिर कहती है, जिस पल आप किसी और के बनने के लिए चली गई थी उसी वक्त उसकी हालत तो हमसे देखी भी नहीं गई थी। वह गमों में इस कदर खो गए कि डिप्रेशन में चले गए। आदि ने उन्हें दुखों से दूर करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद सौरभ डिप्रेशन से बाहर आए। उन्होंने नशा करना भी शुरू कर दिया था। हमेशा नशे में डूबे रहा करते थे ताकि आपको भूल सके, लेकिन कभी भूल न सके। नशा करते करते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। आदि के बहुत कोशिश करने पर उन्होंने नशा करना छोड़ दिया। ये सब बोलते हुए वैशाली की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था और रुखसार की आंखों में गिल्ट था। वैशाली रुखसार का हाथ पकड़कर कहती है, आप वापस आए, आपके साथ गलत हुआ, सब कुछ उन्होंने हमें बताया। हम तो ये जानकर
उन पर गर्व हो रहा है कि सौरभ अब भी आपको अपनाना चाहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद उनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ। कहते हुए वैशाली मुस्कुराते हुए रुखसार को देखती है, लेकिन अब भी रुखसार की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। रुखसार की बेचैनी को देखकर वैशाली कहती है, रुखसार, जिन दर्दों से आप गुजर रही हैं, किसी पल में हम भी उस दर्दों से गुजर चुके हैं। हमने भी किसी से प्यार किया था, लेकिन प्यार के बदले हमें धोखा मिला। कोख में बच्चा था और हम इधर उधर भटक रहे थे। हमारे परिवार ने पहले तो अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपना ही लिया। उसके बाद ही हमारी ज़िंदगी में सौरभ के पापा शेखर आए, जिन्होंने हमारी सच्चाई जानने के बावजूद हमें अपना लिया। वैशाली अपनी जगह से उठी, फिर उन गमों में खोते हुए कहती है, शेखर ने तो कोख में पल रहे बच्चे को अपना लिया, लेकिन उनका परिवार ने अपनाने से मना कर दिया। समाज की बातों को सुनकर हमने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को मार दिया। उन दर्दों से निकलकर हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शेखर के प्यार ने यह भी मुमकिन कर दिया। रुखसार वैशाली को हैरानी से देखती है। वैशाली रुखसार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सौरभ हमारे और शेखर की प्यार की निशानी है, जिसने हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। फैसला तो आपका ही होगा, लेकिन हम आपसे बस यही कहेंगे कि एक बच्चे को माँ और पापा दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि सौरभ आपकी कोख में पल रहे बच्चे को अपना लेंगे, क्योंकि आप ही सौरभ की ज़िंदगी हैं, उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। तो बताइए, क्या आप सौरभ की दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं? सौरभ के प्यार की गहराइयों को जानकर रुखसार कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद अपना सिर हाँ में हिला देती है। वैशाली झट से रुखसार के गले लगकर कहती है, थैंक यू। वैशाली रुखसार के अलग होकर मुस्कुराते हुए कहती है कि खुशखबरी हम सबको बाहर बताकर आते हैं। बात बोलते हुए वैशाली उठकर दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। वहीं रुखसार अपने दिल के में हाथ रखकर कहती है, आखिर आपने अपनी मनमानी कर ही ली। वैशाली हाल में जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी बहू ने तो हाँ कह दिया, तो अब बारी आपकी है। तो बताइए, आपको दामाद पसंद है या नहीं? वैशाली झट से उठकर कहती है, लेकिन रुखसार प्रेग्नेंट है। विशाखा झट से उठकर कहती है, लेकिन रुखसार प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वैशाली झट से कहती है, तो क्या उसे जीने का कोई हक नहीं है? उस रिश्ते बनाने का कोई हक नहीं है? और एक बात हमें पहले से ही पता है कि रुखसार प्रेग्नेंट है। हम रुखसार को उसकी सच्चाई के साथ अपनाना चाहते हैं, उसे अपने घर की बहू नहीं बेटी बना करना चाहते हैं। रुखसार की जिंदगी में खुशियों को आते देख सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है, लेकिन सौरभ अब भी परेशान सा था। वह सोफे पर खड़ा होकर कहता है, माँ, रुखसार ने क्या जवाब दिया? वैशाली मुस्कुराते हुए सौरभ के पास आकर गालों पर हाथ रखकर कहती है, उन्होंने हाँ में जवाब दिया है। ये सुनते ही सौरभ के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है। वह जल्दी से अपने कदम रुखसार के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। कमरे में पहुंचते ही सौरभ दरवाजे को अंदर से लॉक करता है। रुखसार जैसे ही सौरभ को देखती है, उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। सौरभ खामोशी से अपने कदम को बढ़ाते हुए रुखसार के पास जाने लगता है। वह सौरभ को आता देख रुखसार धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगती है। इसी बीच दोनों की ही नजरें एक दूसरे की आंखों में ही थी। कदम पीछे करते करते रुखसार दीवार से टकरा सी जाती है। उसकी कदम अब पीछे बढ़ नहीं पा रही थी। वह वहीं खड़ी सौरभ को आता हुआ देख रही थी। जैसे जैसे सौरभ कदम बढ़ा रही थी, रुखसार की धड़कनें भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो जाती है। सौरभ रुखसार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। सौरभ अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखकर रुखसार को देखता है। रुखसार शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। सौरभ रुखसार के चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या तुमने सच में मुझे अपना लिया? सौरभ के बोलने से उसकी सांसें रुखसार के चेहरे पर टकरा रही थी। वह इस कदर रुखसार के करीब था कि रुखसार की सांसें तक तेज होने लगती है। वह अपने दोनों हाथों को कपड़ों पर मुट्ठी बना लेती है। सौरभ की नज़र जब उस पर पड़ती है, तो वह अपने दोनों हाथों को दीवार से हटाकर रुखसार के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। रुखसार की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं, वह अपनी आंखें कसकर मीच लेती है। यह एहसास उसके लिए नया था, बहुत नया था। मानव जब उसके करीब होता था, तब भी उसे ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। सौरभ रुखसार की मुट्ठियों को खोलकर उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसा लेता है और उसे दीवार से सटा देता है, और अब दोनों और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। सौरभ रुखसार मेरी आंखों में देखो। रुखसार धीरे से आंखें खोलकर सौरभ को देखती है। हर पल की तरह सौरभ की आंखों में रुखसार के लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। सौरभ रुखसार की आंखों में गहराइयों से देखते हुए कहता है, मेरे दिल ये जानने के लिए बेताब है कि वह जिसके लिए धड़कता है, क्या वो आगे धड़कने की मंजूरी दे चुकी है या फिर? इतना बोलते ही सौरभ रुक जाता है। रुखसार एकटक सौरभ की आंखों में देख रही थी, फिर कुछ देर की शांति की बात कहती है, आखिर इतनी मोहब्बत आप मुझसे क्यों करते हैं? सौरभ रुखसार की आंखों में खोए हुए कहता है, मोहब्बत क्यों है, क्या है, कैसे है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे सारे गमों को खुद के नाम करना चाहता हूँ, और अपनी सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे नाम। सिर्फ कुछ शब्दों से रुखसार का सुकून जैसे सालों बाद लौट आया हो। रुखसार अपनी उंगलियों को सौरभ की उंगलियों पर कसते हुए कहती है, अब हमारा भी आपकी जैसी चाहत होने लगी है। आपके सारे गमों को हम अपना बनाना चाहते हैं, और हमारी खुशियों को सिर्फ आपके नाम करना चाहते हैं। मोहब्बत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो एहसास है जो आपसे के दूर होने पर बहुत दर्द देता है। ऐसा लगता है जैसे हमें आपकी आदत सी लग गई है। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि हमें आपकी इस कदर आदत लग चुकी है कि हम आपके बिना जी नहीं सकते। रुखसार की बातों को सुनकर सौरभ के दिल में सुकून की तरह एक लहर सी दौड़ गई कि उसकी बीते गमों पर पल भर में जख्म सी भर गई। सौरभ अब फंसी अंगुलियों को छोड़ता है और फिर वहाँ से जाने लगता है कि रुखसार कहती है,
आज अब आपकी मोहब्बत को आपकी बाहों में कुछ वक्त के लिए जगह चाहिए। सौरभ के कदम ठहर से जाते हैं। वह पीछे मुड़कर रुखसार को देखकर अपनी बाहें फैला देता है। रुखसार मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाकर सीधे सौरभ के सीने से लग जाती है। सौरभ कसकर रुखसार को पकड़ लेता है। रुखसार भी सौरभ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है। आज सौरभ का एक तरफा प्यार कुछ हद तक पूरा हो चुका था। इजहार भले ही ना हुआ हो, लेकिन ये एहसास इजहार से भी बढ़कर था। मोहब्बत को हमेशा इजहार की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी वह एहसास भी इजहार का काम करती है। जो किसी की आंखों में दिखता है तो किसी की बातों में, कभी कभी फिक्र पर भी दिखता है, तो कभी सामने वालों की करते कर्मों पर भी। हॉल में सभी खुशियों से रिश्ते बढ़ाने की तैयारी करने में लगे हुए थे। वैशाली सुबह जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने ये कैंसिल करके शाम को जाने का फैसला किया। वो आज अपनी बेटी की खुशियों को जी भरकर देखना चाहती थी। सभी इस बात से खुश तो थे कि रुखसार का रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन मन ही मन एक डर भी था कि आखिर लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। अब कुछ लोग हॉल पर बातें कर रहे थे तो कुछ अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इसी बीच माया आकर काव्या को एक बॉक्स देकर कहती है, मैम ये सर ने आपके लिए भेजा है। काव्या उठकर उस बॉक्स को लेती है और सीधे कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचते ही काव्या कंफ्यूज होकर उस बॉक्स को देखती है। जब उसे बिल्कुल रहा नहीं जाता तो वह बेड पर आराम से बैठकर उस बॉक्स को खोलती है। बॉक्स खोलते ही काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ये वही गिफ्ट था जिसने काव्या को मॉल पर खरीदा था और गुस्से में फेंककर चकनाचूर कर दिया था, लेकिन इसमें अलग ये था कि वो कांच की थी और ये डायमंड से बना हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। काव्या उसे देख ही रही थी कि उसकी नज़र बॉक्स में एक चिट पर पड़ती है। काव्या उसको गिफ्ट को रखकर चिट को उठाकर पढ़ने लगती है। चिट में लिखी बातें, वाइफी ये डायमंड जितना कीमती है उससे भी ज़्यादा कीमती हमारी वो पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में जिस तरह तुम्हें मैं मिला था, उसी तरह से उस मुलाकात में तुम मुझे मिली थी और उसके साथ ही मुझे एक नई ज़िंदगी मिली थी। वाइफी तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो, जिसे हर पल में जीना चाहता हूँ। मैंने ये तुम्हारे लिए इसलिए बनवाया क्योंकि ये तुम्हें बहुत पसंद था। उसके साथ ही तुम्हारे लिए ये पल कीमती थे जो मेरी वजह से तुमने फेंक कर चकनाचूर कर दिए, लेकिन अब ये फेंकने पर भी नहीं टूटेगा। मैंने इसे बहुत मजबूत बना दिया है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। तो आई होप दोस्तों आपने इस स्टोरी को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना यार, और नहीं तो हार्ट ही भेज दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। ध्रुव कमरे में इधर से उधर टहलते हुए परेशान सा लग रहा था। श्रेष्ठा हॉल में सबके साथ बिजी थी। आखिर घर में एक रिश्ते को जोड़ने की बात चल रही थी। ध्रुव खुद से ही सवाल करता है। सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया। आखिर आप गलत हैं या सही हैं मोम? ध्रुव ने इतना ही बोला था कि दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है। आपकी माँ गलत नहीं थी। आवाज़ सुनते ही ध्रुव दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ विशाली शाम के कुछ नाश्ते लिए खड़ी थी। विशाली कदमों को बढ़ाते हुए टेबल पर नाश्ता रखती है और ध्रुव को बैठने का इशारा करती है। ध्रुव बैठकर विशाली को देखते हुए कहता है, आंटी मैं आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। मैं अपनी मोम के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने भाई की मोम की जगह क्यों ली। जब डैड शादीशुदा थे तो फिर उन्होंने उससे शादी क्यों की, जबकि भाई की मोम जिंदा थी। विशाखा ध्रुव के बेचैन मन को अच्छे से समझ रही थी। विशाखा सामने देखते हुए कहती है, देखने पर तो यही लगेगा कि वृंदा ही गलत थी। उसने एक शादीशुदा इंसान से शादी की, किसी और के पति को छीना था। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वृंदा ने प्रवीण को नहीं छीना था, बल्कि कयारा ने वृंदा से प्रवीण को छीना था। कयारा रुद्रांश की माँ। ध्रुव बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता तो सीधा विशाखा से सवाल करता है, कयारा मीन्स रुद्र भाई की मोम, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने उनकी शादी तो पहले ही हुई थी, तो वो कैसे मोम से डैड को छीन सकती है? विशाखा की नज़र अब ध्रुव पर चली जाती है। वह ध्रुव को देखकर कहती है, कॉलेज टाइम से ही प्रवीण और वृंदा एक दूसरे से प्यार करते थे और कयारा प्रवीण के पीछे पागल थी। वह किसी भी तरह से बस प्रवीण को पाना चाहती थी। जैसे जैसे वक्त बीता गया, कयारा का पागलपन भी बढ़ गया। कुछ वक्त बाद परिवार की मंजूरी से प्रवीण और वृंदा की सगाई हो गई। सगाई के कुछ दिन बाद ही प्रवीण और वृंदा के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन चुका था। दोनों अपनी आगे की जिंदगी के लिए बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन कयारा ने प्रवीण को ड्रग्स देकर पूरी रात गुजार ली और कुछ वक्त में ही प्रेग्नेंट हो गई। बच्चे की वजह से प्रवीण ने फैमिली ने कयारा से उसकी शादी करा दी। वृंदा पूरी तरह टूट गई। हालांकि प्रवीण ने कभी भी कयारा को अपनी पत्नी नहीं माना था। शादी के बाद उन्हें उसे ना कभी देखा और ना ही छुआ था। कुछ महीने बाद कयारा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन प्रवीण कयारा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो तो बस किसी भी तरह से कयारा से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था। कुछ 3 साल बाद हमें पता चला कि आप वृंदा की कोख में हैं। ये बात प्रवीण को भी पता चल चुकी थी। इसीलिए उन्हें फैसला लिया कि वो कयारा को डिवोर्स देकर वृंदा से शादी करेंगे। लेकिन कयारा ने प्रवीण को साफ इनकार कर दिया कि वो डिवोर्स नहीं देगी। प्रवीण थक हार कर ऐसे ही वृंदा को लेने आ गए, लेकिन माँ ने प्रवीण को वृंदा को लेकर जाने से मना कर दिया। वृंदा भी माँ की बात ना मानकर प्रवीण के साथ चली गई। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कोई नाजायज बोले। उसी पल से माँ ने भी नाराजगी से वृंदा से मुंह मोड़ लिया। वृंदा जब गई तो उसे कुछ वक्त बाद हमें पता चला कि कयारा ने प्रवीण और वृंदा को फंसाने के लिए सुसाइड कर लिया। वो कभी भी दोनों के साथ में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्हें अलग करने के लिए उन्हें खुद की ही जान ले ली। सारे सबूत कयारा के खिलाफ थे।
इसीलिए प्रवीण और वृंदा को कानून ने कुछ नहीं कहा। बोलते हुए विशाखा एकदम से चुप हो जाती है। फिर ध्रुव के चेहरे पर को अपने हाथों में भरकर कहते हैं, उनके कुछ सालों बाद सब खबर मिली कि प्रवीण और वृंदा को किसी ने मार दिया। हम सब परेशान होकर आपको ढूंढ रहे थे। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। वक्त बीतता गया लेकिन आप हमें नहीं मिले। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। कहते हुए विशाखा ध्रुव के माथे को चूम लेती है। फिर पीछे हटकर ध्रुव के हाथों को पकड़कर कहती है, लेकिन जब हमने आपको हॉस्पिटल में देखा तो हमारी उम्मीद जग गई। विशाखा ने इतना ममता भरे स्पर्श को महसूस कर ध्रुव को बहुत अच्छा लगता है। अपनी माँ के बारे में जानकर ध्रुव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि ध्रुव विशाखा को देखते हुए कहता है, आंटी हमने एक फोटो फ्रेम में डैड के साथ आपकी फोटो देखी थी। आप डैड को पहले से जानती थी। ध्रुव के इतना बोलते ही विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं और प्रवीण बेस्ट फ्रेंड थे। उसी वजह से वृंदा की पहचान प्रवीण से हुई थी। विशाखा टेबल से प्लेट उठाने को होती है कि उन्हें सिगरेट की पैकेट दिखती है। ये देखते ही विशाखा घूर कर ध्रुव को देखते हुए कहती है, क्या आप नशा करते हैं? ध्रुव भी टेबल पर सिगरेट की पैकेट देखता है और नॉर्मली कहता है, आंटी कभी कभी कर। वह इतना ही बोलता है कि विशाखा उसके कान को पकड़ लेती है और नाराजगी से कहती है, आज के बाद अगर आपने इसे देखा भी तो आपकी खैर नहीं। ध्रुव चिल्लाते हुए हाथ छुड़ाने लगता है और अंदर जा आते हुए श्रेष्ठा कहती है, बिल्कुल मत छोड़िए इसे। मैंने इन्हें कितनी बार मना किया लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आप ही इसे समझाइए। ध्रुव घूर कर श्रेष्ठा को देखता है। श्रेष्ठा उसे इग्नोर करके चेयर पर बैठती है और विशाखा जो स्नैक्स लाई थी उसे उठाकर आराम से खाने लगती है। वहीं विशाखा जी बस ध्रुव को डांटे जा रही थी और श्रेष्ठा स्नैक्स खाते हुए एंजॉय कर रही थी। कुछ देर तक डांटने के बाद वह सिगरेट को पैकेट उठाती है और श्रेष्ठा को देखकर कहती है, अगर इन्होंने फिर से नशा किया तो आप मुझे फिर से बताइएगा। फिर देखना मैं इनका क्या करती हूँ। ध्रुव बेचारा चुपचाप बैठा विशाखा को डांट खा रहा था। विशाखा अब कमरे से चली जाती है तो श्रेष्ठा ध्रुव को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ध्रुव बेड से उठकर दरवाजा अंदर से लॉक करता है और श्रेष्ठा की तरफ देखकर डेविल स्माइल देते हुए कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रेष्ठा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सीधा बेड पर चढ़कर कहती है, ध्रुव तुम कुछ नहीं करोगे? ध्रुव उसके पास जाते हुए कहता है, बिल्कुल करूंगा, बहुत हंस रही थी ना मुझ पर। इतना बोलते ही ध्रुव बेड पर चढ़ जाता है। श्रेष्ठा चिल्लाते हुए नीचे उतर जाती है। ध्रुव से पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। श्रेष्ठा कभी बेड पर चढ़ती तो कभी सोफे पर। कुछ ही देर तक दोनों चूहे बिल्ली की तरह पूरे कमरे में दौड़ रहे थे। फिर अचानक की ध्रुव श्रेष्ठा को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए हाँफने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के सीने को देखने लगता है जो हाँफने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखते ही ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। जैसे ही श्रेष्ठा को ध्रुव के होठों का एहसास होता है वो भी ध्रुव की किस पर साथ देने लगती है। किस करते हुए ध्रुव ही श्रेष्ठा की साड़ी को उतार देता है। श्रेष्ठा तो किस करने में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी साड़ी नीचे गिर चुकी है। कुछ पल में श्रेष्ठा का ब्लाउज और पेटीकोट भी फर्श पर पड़ा था। ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर गर्दन पर किस करते हुए ही बेड की तरफ लेकर जाता है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर और पूरे कमर पर चल रहे थे और वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। श्रेष्ठा को बेड पर लेटाकर ध्रुव भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। श्रेष्ठा एकटक उसे देखने लगती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा के ऊपर आकर फिर एक बार उसके होठों को चूमने लगता है। चूमते हुए ही ध्रुव श्रेष्ठा को इनरवेयर को भी निकाल कर फेंक देता है। वह श्रेष्ठा के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखता है। ये देखकर श्रेष्ठा कुछ शर्मा सी जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा और अपने ऊपर चादर से ओढ़कर श्रेष्ठा के सीने पर किस करने हुए उसके अंदर एंटर करता है। श्रेष्ठा कसकर ध्रुव को पकड़ लेती है। ध्रुव अब किस करते हुए बाइट करने लगता है। वक्त के साथ ध्रुव वाइल्ड होते जाता है। वह अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। श्रेष्ठा आगे बढ़ते हुए ध्रुव के बालों पर हाथ चलाने लगती है। ध्रुव हमेशा से ही वाइल्ड होता था जिसे श्रेष्ठा को आदत हो गई थी। पहले वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी लेकिन वक्त के साथ उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ गई थी। मदहोशी में ध्रुव श्रेष्ठा के पूरे शरीर पर बाइट करने लगता है जिससे श्रेष्ठा की आह निकल रही थी। ये आवाज़ ध्रुव को स्पीड बढ़ाने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर देती है। पूरे कमरे में श्रेष्ठा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन ध्रुव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्रेष्ठा पूरी थक चुकी थी। वह थकी हुई आवाज़ में कहती है, ध्रुव प्लीज अब और नहीं, मैं थक चुकी हूँ। ध्रुव रुककर श्रेष्ठा को देखता है जो थक कर चूर हो चुकी थी। श्रेष्ठा की हालत देखकर ध्रुव उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। श्रेष्ठा खुद को अच्छे से कवर करती है और ध्रुव को घूरते हुए कहती है, थोड़ी भी रहम नहीं कर सकते? ध्रुव कोहनी के बल श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था सुबह तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूं लेकिन तुम तो 2 घंटे में ही थक गई। तो बताओ मैंने तुम पर कितना ज़्यादा रहम किया है। श्रेष्ठा आंखें बड़ी करके ध्रुव को देखती है। फिर नजरें फेरकर चादर उठाकर खुद के शरीर को देखती है। फिर ध्रुव को देखकर कहती है, पूरी स्किन की वाट लगा दी है तुमने, पता नहीं कल कितना ज़्यादा पेन होगा। ये सुनते ही ध्रुव सीरियस हो जाता है और अपनी जगह से उठकर पैंट पहनकर श्रेष्ठा को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। कुछ देर बाद शावर वॉशरूम के बाहर लाकर बेड पर बिठा देता है। श्रेष्ठा बस ध्रुव को देखती रहती है। ध्रुव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, श्रेष्ठा के सामने बैठ जाता है और उसका बाथरूम उतारकर पूरे शरीर पर दवाई लगा देता है। श्रेष्ठा के होठों पर ध्रुव की केयर देखकर मुस्कान आ जाती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा को खड़ा करता है और कपड़े लेकर श्रेष्ठा के पास आता है। ध्रुव श्रेष्ठा को साड़ी पहना देता है। फिर उसके शरीर को देखने लगता है। श्रेष्ठा ने इस वक्त जो ब्लाउज पहनी थी उसमें उसकी गर्दन पीठ पूरी तरह से ढक चुकी थी। साड़ी में उसकी कमर और पेट की बाइट्स मार्क ढक चुके थे। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव के गले लगा लेती है। ध्रुव सीरियस से कहता है, तुम्हारी खुशबू मुझे
इस तरह से पागल कर देती है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। आई एम सॉरी बेबी। ध्रुव के मुंह से इतना समय बाद बेबी सुनकर श्रेष्ठा उसे अलग होकर उसे देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को साइड करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन वाइफ से ज़्यादा तुम पर बेबी सूट करता है। श्रेष्ठा की मुस्कान एकदम से बढ़ जाती है। वह उसके गले लगकर कहती है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुंह बनाते हुए कहती है, बस खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि एक दिन में इतना सारा प्यार मैं नहीं सह पाती। वैसे तो मैं काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेती हूँ। कहते हुए श्रेष्ठा ध्रुव को देखती है तो ध्रुव मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर श्रेष्ठा के होठों को अपने होठों पर छूकर पीछे हो जाता है। आदित्य के कमरे में काव्या आदित्य के ऊपर बैठी हुई थी और उसका डायमंड का गिफ्ट देख रही थी। वहीं आदित्य बस काव्या के चेहरे को देख रहा था। काव्या गिफ्ट को साइड में रखकर आदित्य के सीने से लग जाती है और उसके एक हाथ को पकड़कर चूम लेती है। काव्या के ऐसे करते ही आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखने लगती है तो दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। काव्या काव्या नजर हटाकर आदित्य के हाथ को पकड़कर कहती है, आपकी कॉलेज के समय मुझे इग्नोर क्यों किया? आदित्य भुएं चढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझे नोटिस करती थी काव्या की चोरी जैसे पकड़ी गई हो। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं आपको किसी लिए क्यों नोटिस करूंगी? कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ही थी, पूरी कॉलेज की टॉपर थी मैं, तो लोग मुझे नोटिस करते थे। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, वाईपी तुम शायद भूल रही हो कि तुम कॉलेज की सेकंड टॉपर थी। काव्या झट से कहती है, टॉपर तो टॉपर होते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, और वैसे भी फर्स्ट टॉपर होकर आपने क्या ही कर लिया? खुश तो मैं ही रहती थी, आप तो ऐसे मुंह बनाकर बैठे थे कि हमारा पूरा फोटो खराब कर देते थे। बोलते हुए काव्या आदित्य को देखती है जो उसे ही घूर कर देख रहा था। काव्या अपनी बातों को संभालते हुए कहती है, मैं तो बस ये कह रही थी कि फर्स्ट टॉपर है तो कैमरे के सामने तो थोड़ा मुस्कुरा ही सकते थे। आदित्य अब शांत से काव्या को देखता है। कुछ पल दोनों शांत रहते हैं। काव्या आदित्य को देखकर बहुत सीरियस होकर कहती है, आपने अभी तक अपने परिवार को क्यों नहीं अपनाया? आदित्य जो काव्या की आंखों में ही देख रहा था, वह यह सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या आदित्य के सीने से हटकर अच्छे से बैठती है और फिर आदित्य के चेहरे को देखकर कहती है, क्या आप उनसे नाराज हैं कि उन्होंने आपको बचपन से दूर कर दिया? आदित्य अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। काव्या की सीरियसनेस देखकर आदित्य काव्या को गोद में उठाकर खड़ा हो जाता है और सीधे बेड पर ले जाकर लेटाते हुए खुद ही लेट जाता है। आदित्य की खामोशी से काव्या बस उसे एकटक देखने लगती है। आदित्य काव्या की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेता है और काव्या समझ जाती है कि आदित्य अपने दर्दों को छुपा रहा है, क्योंकि जब भी आदित्य किसी दर्द में होता तो वह ऐसे ही खुद को काव्या में छुपा लेता। काव्या आदित्य के बालों पर हाथ फेरते हुए अपने होठों से चूम लेती है। आज की सुबह सिंघानिया विला में एक अलग ही रौनक फैली हुई थी। सभी इधर उधर होते हुए कहीं जाने की तैयारी में थे। विशाखा चिल्लाते हुए कहती है, काव्या हमने जो कहा था आप लेकर आई भी है या नहीं? काव्या किचन में कुछ सामान लेकर आते हुए कहती है, हाँ माँ मैं लेकर आई हूँ। उनके पीछे श्रेष्ठा भी कुछ सामान लिए आते हुए काव्या से कहती है, काव्या ये इतनी तैयारी कहाँ जाने के लिए हो रही है? काव्या श्रेष्ठा को देखते हुए कहती है, हमें भी नहीं पता, बस माँ ने कहा कि ये लेकर आऊँ तो बस आ गई। काव्या और श्रेष्ठा सामान लेकर टेबल पर रख देती है और विशाखा से पूछने वाली होती है कि विशाखा जल्दी से वहां से जाते हुए कहती है, पता नहीं अच्छे से तैयारियां हुई है या नहीं। काव्या और श्रेष्ठा विशाखा को देखती है और फिर एक दूसरे को देखती है। तभी ध्रुव रेडी होकर श्रेष्ठा के पास आकर उसके गले लगाते हुए कहता है, भाई भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहते हुए अलग होता है, फिर उसके माथे को किस करता है। उसके मोमेंट को देखकर काव्या मुस्कुरा देती है। ध्रुव काव्या को देखकर कहता है, बाय काव्या। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बाय मिस्टर हीरो। ध्रुव काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। कुछ ही देर बाद आदित्य भी ऑफिस के लिए हॉल से निकलने लगता है। काव्या बस उसे एकटक देखने लगती है। काव्या भी चाहती थी कि आदित्य ध्रुव की तरह उसे हक करके बोले, लेकिन आदित्य तो आदित्य है। वह अपने फोन पर घुसकर ही सिर झुकाए हॉल से बाहर निकल जाता है। ये देखकर काव्या का मासूम सा चेहरा बन जाता है। श्रेष्ठा को भी काव्या का डिजायर समझ आ रही थी, लेकिन वह तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। काव्या की उम्मीद अब भी नहीं टूटी थी। वह हॉल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तो उसकी आंखों के सामने से आदित्य की कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। काव्या की बची कुची उम्मीद पल भर में टूट जाती है। तभी अरुणी देवी की आवाज़ आती है, विश सारी तैयारियां हो गई? विशाखा एक थाली को टेबल पर रखकर कहती है, हाँ माँ सब तैयारियां हो गई। अरुणी देवी सबको बुलाती है। सभी विला से निकल आते हैं। अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती एक कार में बैठते हैं। काव्या, श्रेष्ठा, अनुराग, रूहान और सौरभ एक कार में बैठते हैं। अर्जुन, रूहानी, रुमानी और रुखसार एक कार में। बाकी बच्चे सब ऑफिस चले जाते हैं, जैसे आदित्य, ध्रुव और अमरजीत। एक एक करके सारी कार हवा में चीरते हुए आगे बढ़ती है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं, इसीलिए वह अनुराग से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? अनुराग चेखते हुए कहता है, मेरी एक भाभी लाने। काव्या पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। काव्या को ऐसा देखकर अनुराग कहता है, हम अर्जुन भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। यह सुनते ही काव्या पहले तो खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसे प्रीत की याद आती है वह खामोशी हो जाती है। तो क्या काव्या अर्जुन और प्रीत की शादी करवा पाएगी या फिर हमारे अर्जुन की शादी किसी और से हो जाएगी? ये सब तो हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे हर पल आपके कमेंट का इंतजार रहता है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।